नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 12 नवंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। पहला आर्टिकल है टैक्स बर्डन दैट अटैक्स द फेडरल राइट ऑफ स्टेट्स। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये जो केरला के फाइनेंस मिनिस्टर है KN बालागोपाल साहब, ये केंद्र की सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इनका बोलना है कि केंद्र की सरकार ने दीपावली के मौके पर पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज टैक्सेस कम करे। अब केंद्र की सरकार सारे अपोजिशन रूल स्टेट्स को बोल रही है कि तुम भी टैक्सेस कम करो। ये हाइपोक्रेसी है। केंद्र की सरकार यहाँ पे गलत कर रही है। केंद्र की सरकार ने ज्यादातर जो टैक्स वसूला है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर 95% सेस और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के थ्रू वसूला है, जो कि राज्य की सरकारों के पास नहीं जाती। केवल 5% डिविजिबल पूल में है। तो कुल मिला के देखिए, हम अपने डिसीजन को हर एंगल से देखते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये केंद्र की सरकार के अगेंस्ट है, बट चूंकि सॉलिड फैक्ट्स के बेस्ड है इसलिए हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो एक ये आर्टिकल देखेंगे। दूसरा आर्टिकल है कि अनडिफाइंड रोल। अफगानिस्तान के अंदर इंडिया का क्या रोल है, इसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना जरूरी है। क्योंकि हमको पता है कि NSA अजीत डोवाल साहब ने 3rd रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग किया अफगानिस्तान के ऊपर। इस पे 2 कंट्रीज ने बॉयकॉट लगाया है, एक पाकिस्तान ने, एक चाइना ने, लेकिन बाकी सारी कंट्रीज इंडिया के अंदर आई, बातचीत हुई। लेकिन जिस हिसाब से हम बातचीत कर रहे हैं और जिस हिसाब से हमारा इंगेजमेंट होना चाहिए, हम इंगेज नहीं हो पा रहे हैं। अफगानिस्तान को ना हमारी तरफ से कोई बहुत खास मदद जा रही है, ना हमने वहां पे पैसा भेजना शुरू किया है, ना ही हम तालिबानियों को कोई ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दे रहे हैं, ना हमने अपनी वहां पे एम्बेसी मेंटेन करके रखी है। तो कुल मिला के हमारा क्या मोडस ऑपरेंडी है, हम कैसे अफगानिस्तान के अफेयर्स में इंटरवीन करेंगे आगे आने वाले समय में। इंटरवीन नहीं बोलना चाहिए, कैसे उनके साथ मैनेज करेंगे, कैसे उनके साथ इंगेज करेंगे, इसकी कोई प्रॉपर टाइमलाइन नहीं है। तो सिर्फ मीटिंग करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट भाई, चेन्नई फ्लड से रिलेटेड एक आर्टिकल है। वैसे तो इसके ऊपर मैंने अलग से भी 1-2 वीडियोस बनाई हैं। इस आर्टिकल में क्या एक्स्ट्रा बताया गया है ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इज द इकोनॉमी स्टिल रीलिंग फ्रॉम डिमोनेटाइजेशन। देखिए 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन हुआ था, लगभग 5 साल हुए हैं उसके अभी। तो डिमोनेटाइजेशन से 2-3 आर्टिकल रिलेटेड निकल के आ रहे हैं, तो इस आर्टिकल को देखेंगे। और एक और आर्टिकल है अ रो ओवर एजुकेशन। तमिलनाडु में ये DMK की सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, इलम थेडी कालवी। अब इस प्रोग्राम के अगेंस्ट क्या अपोजिशन आ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनको इस आर्टिकल में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये 5 आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबा देना दोस्तों। अगर अब तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं, प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन इफ पॉसिबल। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इस पे आपको लेक्चर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो मिल जाया करेंगी। मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं हमको किसने किसने ज्वाइन किया। तो रवि पी ने हमको ज्वाइन किया है, माधवी ठाकुर ने हमको ज्वाइन किया। माधवी ठाकुर का 3rd मंथ इज अ मेंबर, वेलकम बैक माधवी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कूल बकुल ने हमको ज्वाइन किया है, गरिमा कुमारी ने हमको ज्वाइन किया है, देन बी योरसेल्फ ने हमको ज्वाइन किया है। नेक्स्ट आगरा लक्ष्मी एंटरप्राइजेस ने हमको ज्वाइन किया है, वामशी टॉनी ने हमको ज्वाइन किया है, अमान सिद्दीकी ने हमको ज्वाइन किया है, एंड शुभमय दत्ता ने हमको ज्वाइन किया। शुभमय दत्ता का 2nd मंथ इज अ मेंबर, वेलकम बैक शुभमय। तो शुभमय दत्ता 2nd मंथ इज अ मेंबर, वामशी टॉनी, अमान सिद्दीकी, आगरा लक्ष्मी एंटरप्राइजेस, बी योरसेल्फ, गरिमा कुमारी, कूल बकुल, माधवी ठाकुर 3rd मंथ इज अ मेंबर, एंड रवि पी। आई वेलकम यू ऑल बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइज एंड गर्ल्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसिस्टेंट सपोर्ट। तो चलिए अपने इस आर्टिकल को शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल, इज इकोनॉमी स्टिल रीलिंग फ्रॉम डिमोनेटाइजेशन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन के आंसर की तरह यहाँ पे जवाब दिया जा रहा है, ठीक है भाई। अगर बात की जाए तो जवाब दे कौन रहा है, तो प्रणब सेन साहब जवाब दे रहे हैं, कंट्री डायरेक्टर हैं फॉर द इंडिया प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर। और ये ओवरऑल क्या कह रहे हैं इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देता हूं, क्योंकि आर्टिकल बहुत बड़ा है तो आपको नजर नहीं आएगा। सबसे पहली बात, जब असेसमेंट ऑफ द ब्लैक मनी की बात है तो प्रणब सेवसान क्या बोल रहे हैं, इनका ये बोलना है कि देखिए ब्लैक मनी एक अलग चीज है, ब्लैक इकोनॉमी एक अलग चीज है, और ब्लैक इकोनॉमी का एक छोटा सा सब पार्ट है ब्लैक मनी, और ब्लैक मनी ट्रांजिटरी होता है, ठीक है। तो ब्लैक इकोनॉमी बहुत बड़ी है,
ओवरऑल हमारी जीडीपी का 20 से 60% ब्लैक इकोनॉमी है। लेकिन अगर आप ब्लैक इकोनॉमी को और ब्लैक मनी को एक समझो तो वो समझना यहाँ पे गलत होगा। ज्यादातर जो ब्लैक इकोनॉमी है वो एसेट्स के फॉर्म में है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास या आपके पास एकदम से 5 करोड़ रुपया कैश आ जाता है और हमने मान लो गलत तरीके से पैसा कमाया है, हमने इसके ऊपर सरकार को टैक्स नहीं दिया, कोई फर्जी टाइप का काम करके हमने पैसा कमा लिया, तो हम इस 5 करोड़ को अपने पास कैश फॉर्म में नहीं रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम इस 5 करोड़ को किसी एसेट में बदल दें, कोई छोटी मोटी जमीन खरीद लें, सोना खरीद लें, इस प्रकार की चीजें हम करने की कोशिश करेंगे। तो यही ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए ब्लैक मनी हमेशा आदमी अपने पास कैश में नहीं रखता है, कभी ना कभी वो उसको किसी ना किसी एसेट में बदल देता है। तो ब्लैक मनी ट्रांजिटरी है। तो ये जो डीमोनेटाइजेशन के चलते ऐसा लगा कि भाई कैश हटा दोगे तो ब्लैक मनी हट जाएगी, ये जो तरीका था वो तरीका ही फ्लॉड था और इस तरीके से ज्यादा हमको सक्सेसफुल मिली नहीं है। क्योंकि ब्लैक मनी को आइडेंटिफाई करना यहाँ पे जरूरी है और प्रॉब्लम ये है कि आप ब्लैक मनी आइडेंटिफाई कर नहीं पाओगे। क्यों? ब्लैक इकोनॉमी को आइडेंटिफाई कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि देखिए ब्लैक इकोनॉमी ज्यादातर एसेट्स के फॉर्म में है, वो ब्लैक मनी के फॉर्म में कम है। सुनने में तो ऐसा आया था कि जब डीमोनेटाइजेशन अनाउंस हुआ था तो पुराने करेंसी नोटों के थ्रू भी कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है ना, और फिर जिसने उस प्रॉपर्टी को खरीदा पुराने समय पे कुछ स्टैम्प पेपर पे साइन करा के और ओवरऑल इन नए नोटों को जाके पुराने नोटों को जाके नए नोटों से इनकैश करवा लिया। कुल मिला के पुराने पैसे को, ब्लैक मनी के पैसे को, ब्लैक मनी को एसेट्स में बदल लिया गया और वो एसेट्स ब्लैक इकोनॉमी में। तो अगर आपको ब्लैक इकोनॉमी हटानी है तो उन एसेट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कभी कभी वो एसेट्स बेनामी होते हैं, बहुत मुश्किल होता है उनको आइडेंटिफाई करना। फिर यहाँ पे ऑथर ये बता रहे हैं कि जब इन्होंने सुना कि भैया 86% ऑफ द करेंसी इन सर्कुलेशन को स्क्रैप कर दिया गया है तो इनको कैसा लगा? तो इनको हॉरर लगा। इनको लगा कि भाई ये क्या हो गया। क्योंकि इससे होगा क्या, इससे ट्रांजैक्शंस हिट होंगे और ज्यादातर कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन करता है एमएसएमई सेक्टर। ये बात देखिए यहाँ पे बड़ी पोटेंट बोल रहे हैं। ये इनका ये बोलना है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर पे ज्यादा फर्क नहीं आया क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर के पास अच्छा खासा एक्सेस अमाउंट ऑफ पैसा रिजर्व में पड़ा रहता है। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, अदानी अंबानी जैसे, उनके पास ठीक ठाक पैसा है इस प्रकार के शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए। लेकिन जो एमएसएमई सेक्टर है, हमारा एमएसएमई सेक्टर लगभग 90 से 93% का एम्प्लॉयमेंट देता है और ये लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा हिट हुए। ज्यादातर जो इनका धंधा होता है वो धंधा होता है आपका कैश में, और कैश यहाँ पे सिस्टम से बाहर निकल गया तो बड़े कॉर्पोरेट्स तो इस सब चीजों को झेल गए लेकिन छोटे कॉर्पोरेट्स नहीं झेल पाए, बहुत सारे बंद हो गए, बहुत सारी नौकरियां भी यहाँ पे गई। और एक्चुअली में आरबीआई के लिए भी झटके की बात थी, क्योंकि ऐसा बता रहे हैं प्रणब सेन साहब कि जब ये डीमोनेटाइजेशन किया गया तब आरबीआई को भी ज्यादा कुछ पता नहीं था। अब क्या है कि पुराने नोट हटा दिए गए और आपको नए नोट सिस्टम में लेके आने, पुराने नोट हट गए, नए नोट सिस्टम में लेके आने। लेकिन इन नए नोटों को बनाएगा कौन, छापेगा कौन? आरबीआई छापेगी। अब आरबीआई को पहले से तो आपने बताया नहीं था कि डीमोनेटाइजेशन होने वाला है, तो आरबीआई इस चीज के लिए रेडी नहीं थी। तो वो नोट जो कि 1 महीने के अंदर रिप्लेस हो जाने चाहिए थे, उनको रिप्लेस करने में 1 साल लग गया और इस साल में कितनी ट्रबल रही है लोगों के पास ये हम सबको पता है। ये यहाँ पे बता रहे हैं। फिर यहाँ पे ऑथर से सवाल पूछा गया कि भैया देखो अब जो कैश इन सर्कुलेशन है वो 2016 के पहले से भी ज्यादा है। तो ऑथर बोल रहे हैं कि देखिए कैश इन सर्कुलेशन का ज्यादा होना जरूरी है। हमारी लेस कैश इकोनॉमी बनाना इतना आसान नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब 18 ट्रिलियन रुपीस मार्केट में घूम रहे थे, अभी के लिए 28.5 ट्रिलियन रुपीस मार्केट में घूम रहे हैं और ये घूमना जरूरी है, ऐसा ऑथर का बोलना। ऑथर ये कह रहे हैं कि देखिए हमारे यहाँ पे छोटे लेवल पे जो बिजनेसेस होते हैं उन छोटे लेवल के बिजनेसेस के लिए कैश की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप ये सोचो कि सारे एमएसएमई सेक्टर के काम ओवरऑल कैश में होने लगे, बिल्कुल ही कैशलेस सोसाइटी हो जाए, वो देखिए पॉसिबल है नहीं। ये सब बातें यहाँ पे ऑथर बोल रहा है। फिर ऑथर बोल रहा है कि अभी के लिए जो 2 हाइयर डिनोमिनेशन के नोट हैं, एक तो 2000 का नोट है, एक 500 का नोट है, 1000 का नोट तो देखो अभी चल नहीं रहा। फिलहाल के लिए अभी 2000 का नोट प्रिंट नहीं किया जा रहा। तो सुनने में ये आ रहा है कि शायद 2000 के नोट को भी डिमोनेटाइज किया जाए और 500 के नोट छापे जाए, बट वो किस हद तक पॉसिबल है, किस हद तक रेलेवेंट है, क्योंकि अभी के लिए जो 500 और 1000 के नोट डिमोनेटाइज हुए थे
उनके ही आफ्टर शॉक से झेल पाना मुश्किल हो रहा है। और 2000 के नोट और 500 के नोट, इन दोनों नोटों में कितना परसेंट होना चाहिए कैश का, 2000 का कितना 500 का, उसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं हो पा रही। हमको ये पता है कि जो 2000 के नोट है वो सर्कुलेशन से बाहर निकल चुके हैं। रही बात जीडीपी की, तो सॉरी जीएसटी की, तो जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके 9 महीने बाद आया आपका जीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी 9 मंथ्स बाद आया डिमोनेटाइजेशन के। ऑथर यहां पे बोल रहा है कि अगर ये जीएसटी डिमोनेटाइजेशन से 6 महीने पहले आ जाता तो चीजें थोड़ी अच्छी थी, क्योंकि ये जो ये जीएसटी क्या करने की कोशिश कर रहा था, ये चीजों को फॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा था। जीएसटी के बाद हुआ क्या, जो भी धंधा करने वाले लोग थे, बिजनेस करने वाले लोग थे, अगर उनको बिजनेस करना है तो उनको अपने आप को टैक्स डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। ये होता है आपका जीएसटी का मतलब, ठीक है भाई, आपको रजिस्टर करना है। अब अगर डीमोनेटाइजेशन से पहले आप रजिस्ट्रेशन पे जाते तो कहीं ना कहीं डीमोनेटाइजेशन के समय पे पुश मिलता। तो मान लो 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हुआ और मार्च अप्रैल के पहले समय पे ही, मार्च अप्रैल 2016 में हो जाता लागू क्या, आपका जीएसटी। तो क्या होता कि जीएसटी में फॉर्मलाइजेशन की बात हो रही थी। तो जब डीमोनेटाइजेशन होता और सारा का सारा पैसा सिस्टम से बाहर निकलता, तब बहुत सारे बिजनेसेस आते और ओवरऑल अपने आप को रजिस्टर करते, ठीक है। क्योंकि जीएसटी का सिंपल मतलब ये है, आपको धंधा करना है तो आपके पास जीएसटीएन होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद वैसे ही मार्केट में प्रॉब्लम है, एमएसएमई सेक्टर सरवाइव नहीं कर पा रहा है। उसके 9 महीने बाद जब तुमने जीएसटी इंप्लीमेंट किया तब और बेड़ा गर्क हो गया और यहाँ पे पुश मिला कॉर्पोरेट्स को, ठीक है। और ये जो एमएसएमई सेक्टर था ये बिल्कुल ही अनवायबल हो गया, जो इनफॉर्मल सेक्टर था वो बिल्कुल ही अनवायबल हो गया। इनफॉर्मल सेक्टर को इतना भयंकर झटका लगा है, जिसका एक डाटा यहाँ पे दे रखा है। वो इनफॉर्मल सेक्टर जो 2017-18 में 52% ऑफ द जीडीपी पे था, वो 15 से 20% पे आ गया है 2020-21 में। मतलब 3 चीजें, एक तो आप बोल लो जीएसटी, दूसरा बोल लो डीमोनेटाइजेशन, तीसरा बोल लो कोविड-19 के लॉकडाउन। इन 3 चीजों के बाद इनफॉर्मल सेक्टर पूरा खत्म हो चुका है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन खत्म हो चुका है और ज्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में एमएसएमई आते हैं। और यहाँ पे सरवाइव कौन कर पाया, सरवाइव कर पाए बड़े कॉर्पोरेट्स, जिनके पास रिजर्व में पैसा था। और ये बड़े कॉर्पोरेट्स प्रोलिफरेट किए हैं, इनके जो स्टॉक मार्केट की जो रेट्स हैं वो इतने ऊपर गए, अंबानी जैसे लोग तो जाने कितने अमीर हो गए, ठीक है ना। हजारों लाखों करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमा लिया इन लोगों ने अपने टैक्स, जो अपने स्टॉक मार्केट के रेट के हिसाब से। तो हर तरीके से यहाँ पे बेसिकली प्रणब सिंह साहब क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डीमोनेटाइजेशन था वो बहुत अनसाइंटिफिक तरीके से हुआ, बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल तरीके से हुआ। और उस इलॉजिकल तरीके के चलते जीएसटी मोनेटाइजेशन और कोविड-19 के शॉक के चलते जो छोटे बिजनेसमैन थे वो ठप हो गए, नौकरियां चली गई। जो बड़े बिजनेसमैन थे वही यहाँ पे सरवाइव कर पाए। उसके बाद ओवरऑल कुछ और बातें बताई जा रही है। ये जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था इसमें एक और चीज बोली गई थी कि टेररिस्ट टेररिस्ट जो पैसा इस्तेमाल करते हैं उसको भी बाहर निकालना है। तो ये भी बताया जा रहा था कि देखिए, टेररिस्ट जो पैसा इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए उनके पास फर्जी नोट है, तो वो फर्जी नोट लेके टेररिस्ट अपने पास नहीं बैठे, उस फर्जी नोट को रियल टाइम में टेररिस्ट इकोनॉमी में चलाते भी रहते हैं। समझ गए। तो आप ये बोलो कि आप डीमोनेटाइजेशन के चलते पुराना पैसा बाहर निकाल रहे हो तो टेररिस्ट की फेक करेंसी भी बाहर निकल जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि टेररिस्ट अपने पास ये फेक करेंसी लेके बैठे नहीं है, ओके, वो लगातार इसको एक्सचेंज करते रहते हैं। और सुनने में तो ये भी आया था कि जब नए 2500 के नोट आए थे उसके बाद इनकी भी फेक करेंसी आ गई। तो ये सब बातें यहाँ पे ओवरऑल ऑथर के द्वारा बताई गई। मैंने सारा आपको बता दिया, पूरा आर्टिकल आप पढ़ना चाहो पढ़ लो, हालांकि पढ़ने की जरूरत है नहीं क्योंकि काम भर की चीजें मैंने आपको सब बता दी। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। रो ओवर एजुकेशन इन लॉन्चिंग द इलम थेडी कालवी, द डीएमके गवर्नमेंट हैज अट्रैक्टेड क्रिटिसिज्म। देखिए, अगर आप हिंदी से रिलेटेड पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने की बात करो, खासकर साउदर्न स्टेट्स में, स्पेसिफिकली तमिलनाडु में, तो हमेशा बवाल होता है। 1937 में भी तमिलनाडु में जब हिंदी को पढ़ाने की कोशिश की गई, 1960s में की गई, जब मॉडिफाइड स्कीम ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आया 1953 में, और जब 3 लैंग्वेज फार्मूला आया, और फिर 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, इन सब में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की कोशिश की गई। अब जब कोशिश की गई तो एक जगह पे बवाल उठना तय है और वो है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर जो डीएमके की सरकार है
और जो AIADMK की सरकार, उसने सिस्टमैटिकली हिंदी के प्रयोग को जबरदस्ती तमिलनाडु में घुसने से रोकने की कोशिश की। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। अब डीएमके की सरकार ने और स्टालिन जो कि चीफ मिनिस्टर हैं डीएमके के, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है। स्कीम का नाम है इलम थेडी कालवी। ये जो इलम थेडी कालवी नाम की स्कीम है, ये क्या है? ये एजुकेशन को बच्चों के घर तक ले जाने की कोशिश कर रही है। और कैसे ले जाने की कोशिश कर रही है? तो भाई वॉलंटियर्स यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएंगे, और वो जो वॉलंटियर्स हैं वो कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक के बच्चों को घरों में जाके पढ़ाएंगे, शाम को 5 बजे से लेके 7 बजे के बीच में। समझ गए? तो भाई शाम को 5 बजे से लेके शाम के 7 बजे के बीच में 60 मिनट से लेके 90 मिनट, यानी 1 घंटे से 1.5 घंटे तक के लिए 93,000 नेबरहुड्स में 34.05 लाख चिल्ड्रन को 18 से 60 साल के वॉलंटियर्स द्वारा उनके घर में जाके पढ़ाया जाएगा। ये है स्कीम आपकी इलम थेडी कालवी। और इलम थेडी कालवी को अभी के लिए 6 महीने के लिए इंप्लीमेंट किया जाएगा, और पैसा एलोकेट किया गया है 200 करोड़ रुपए। तो वैसे तो अगर आप जस्ट इस स्कीम को सुनो तो आपको लगेगा स्कीम अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तमिलनाडु के अंदर इस स्कीम के अगेंस्ट अपोजिशन आ रहा है। अपोजिशन तमिलनाडु के डीएमके के अलाइज कर रहे हैं। एक तो द्रविदार कजागम डीके पार्टी कर रही है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कर रही है, बाकी जो भी लेफ्ट पार्टी है वो पार्टीज कर रही है। कौन से बेसिस पे अपोजिशन कर रही है? इनका बोलना है कि ये जो स्कीम है ये राइट विंग एजेंडा को प्रमोट करती है, और ये जो स्कीम है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की कुछ स्कीमों की जैसी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी बच्चों को वॉलेंटियर्स के थ्रू पढ़ाए जाने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे ये जो एलाइज हैं आपके डीएमके के, वो डीएमके को बोल रहे हैं कि तुम आरएसएस जैसी पॉलिसीज को यहाँ पे क्यों प्रमोट कर रहे हो, बीजेपी की एनईपी जैसी पॉलिसीज को यहाँ पे क्यों प्रमोट कर रहे हो। इससे होगा क्या कि बीजेपी और आरएसएस अपने वॉलेंटियर्स को इस प्रोग्राम में इनरोल करवाएंगे, और फिर वो बच्चों को जाके पढ़ा के अपना सेक्टेरियन एजेंडा प्रमोट करेंगे। मतलब इस हद तक तमिलनाडु के अंदर एंटी बीजेपी वाला माहौल है। यहाँ पे एमके स्टालिन साहब ने बोला कि भाई देखिए, हम जानते हैं कि इस प्रकार की, देखिए एमके स्टालिन कोई आरएसएस सपोर्टर नहीं है, वो भी एंटी बीजेपी है। नीट के इशू को लेके जिस हद तक एमके स्टालिन ने बीजेपी को घसीटा है ना, कोई शायद किसी और सरकार ने घसीटा होगा। तो यहाँ पे स्टालिन बाकियों को समझा रहे हैं कि देखिए ये जो स्कीम है ये बच्चों के काम की है, उनके ओवरऑल भलाई की, इसमें आप बीजेपी और ये मत करो, हम खुद बीजेपी के अगेंस्ट हैं, बीजेपी के फेवर में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो अब दो वॉइसेस यहाँ पे निकल के आ रही है, एक तो इस इलम थेडी कालवी के सपोर्ट में, और एक भाई इसके अपोजिशन में निकल के आ रही है। फाइनली स्टालिन साहब ने इसको लॉन्च तो देखो कर ही दिया है, इलम थेडी कालवी को। तो एजुकेशन में रेनेसा की तरह आएगी, द्रविडियनिज्म को प्रमोट करेगी, जिस प्रकार से नून मील स्कीम थी, ठीक है, जो कि बाद में मिड डे मील स्कीम बन गई, अब तो पीएम पोषण बन गई है। कुछ उस प्रकार की स्कीम जैसा पोटेंशियल लगती है ये पर्टिकुलर स्कीम इलम थेडी कालवी, ऐसा यहाँ पे बोलना है किसका? स्टालिन साहब का। लेकिन स्टालिन साहब के जो एलाइज हैं वो अपोज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बच्चों को स्कूल में पढ़ाना टीचर्स का काम है, ना कि वॉलंटियर्स का। कुछ और लोगों का ये भी बोलना है कि अगर आप बच्चों के डोर स्टेप तक एजुकेशन पहुंचा दोगे तो बहुत सारे माँ बाप जो कि अपनी गर्ल्स को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं वो पढ़ना बंद कर देंगे। ये माँ बाप बोलेंगे कि ठीक है, जब बच्चों को घर में पढ़ाई मिल जा रही है तो हम अपनी लड़कियों को स्कूल क्यों भेजें। बहुत सारे लोगों का ये बोलना है कि इससे इनफॉर्मलाइजेशन होगा एजुकेशन का। इनफॉर्मलाइजेशन मतलब कि आप घर में जाके अगर बच्चों को पढ़वाते हो तो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। अब डिग्री तो उन बच्चों को तब मिलेगी ना 10वीं 11वीं 12वीं की, जब स्कूल जाके फॉर्मल पढ़ाई करेंगे, एग्जाम देंगे और सेलेक्ट होंगे। अभी वॉलंटियर जाके उनको घर पे इनफॉर्मल एजुकेशन दे दे तो फॉर्मलाइज तो नहीं हुई ना एजुकेशन। तो इस प्रकार की चीजें इनफॉर्मलाइज करती हैं एजुकेशन को, ऐसा यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं। तो अलग अलग पॉइंट्स पे इस पर्टिकुलर स्कीम का अपोजिशन हो रहा है और सपोर्ट हो रहा है। स्टालिन साहब का ये बोलना है, जो चीफ मिनिस्टर है आपके डीएमके के, कि भाई एम्बेसडर्स की तरह काम करेंगे ये वॉलंटियर्स। ये वॉलंटियर्स सोसाइटी और स्कूल के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करेंगे। ये वॉलंटियर्स बच्चों को लिटरेसी और न्यूमरेसी तो पढ़ाएंगे, साथ साथ माँ बाप को इस बात के लिए इनकरेज करेंगे कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तो अभी के लिए 14 नवंबर से पूरे स्टेट में ये स्कीम लागू हो जाएगी। स्कीम कितनी इफेक्टिव होगी ये तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है अनडिफाइंड रोल, इंडिया मस्ट बी क्लियर ऑन हाउ इट वांट्स टू शेप अफगानिस्तान डेस्टिनी अंडर द तालिबान। देखिए तीसरा
रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ, चेयर किया इसको NSA डोवाल साहब ने। 3 चीजों पे यहाँ पे इंडिया ने स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा। कौन कौन सी 3 चीजें? पहला तो इंडिया एक इंपॉर्टेंट और इंगेज प्लेयर रहेगा अफगानिस्तान के अंदर। दूसरी चीज कि भाई जो US और नाटो ट्रूप्स निकले हैं अफगानिस्तान से, इसके बाद अफगानिस्तान के इशू को लेके आसपास की जो भी कंट्रीज हैं उनके अंदर एक प्रॉपर कंसेंसस होना चाहिए और ओवरऑल इंडिया यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। तीसरा, अफगानिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रही है कि लोगों के पास दवाइयां नहीं है, खाने पीने की चीजें नहीं है, उस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को एड्रेस करने की जरूरत है। अफगानिस्तान के लोगों से कनेक्ट बनाने की जरूरत है और इसके बीच में पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए। ये बात इंडिया ने इस कंटेक्स्ट में बोली है कि जब इंडिया ने मेडिकल और वीट शिपमेंट को अफगानिस्तान में पाकिस्तान के थ्रू लैंड रूट से भेजने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने मना कर दिया। अब जब इंडिया ने ये मीटिंग बुलाई तो चाइना से NSA नहीं आया, पाकिस्तान से NSA नहीं आया। तो पाकिस्तान और चाइना ने एक बात क्लियर कर दी है कि वो इंडिया की मदद करने को तैयार नहीं है इस अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर। तो कुल मिला के यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि पाकिस्तान एंड चाइना आर क्लियर कट एनिमी कंट्रीज ऑफ इंडिया और वो किसी भी हाल में भारत सरकार के फेवर में ज्यादा इंगेज करने वाले हैं नहीं। इमरान खान की सरकार के साथ तो कश्मीर और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेके प्रॉब्लम्स हैं और बीजिंग के साथ तो LAC पे क्या हो रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, ये बात आपको पता ही है। तो पाकिस्तान और चाइना ये दोनों हमें लंबे समय तक यहाँ पे परेशान करने वाले हैं। ठीक है भाई, अब ओवरऑल दिल्ली डिक्लेरेशन में कंसेंसस तो आया है बट कुछ प्रॉब्लम है। दिल्ली डिक्लेरेशन में ये सारी कंट्रीज अफगानिस्तान के साथ कैसे एंगेज करेंगी इसके बारे में तो लिखा है, बट इंडिया एक्चुअली में सीधे सीधे अफगानिस्तान के साथ कैसे एंगेज कर रहा है इसके बारे में थोड़े प्रॉब्लम्स हैं। एक्चुअली में जो एक्सटेंडेड नेबरहुड है अफगानिस्तान का, उसमें कुछ कंट्रीज ने एक बड़े लेवल पे तालिबान के साथ एंगेज किया है। फॉर एग्जांपल तुर्कमेनिस्तान ने अपना मिनिस्टीरियल डेलीगेशन भेजा था तालिबान के साथ कनेक्टिविटी को डिस्कस करने के लिए। रीजन बीइंग अफगानिस्तान की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है, बिल्कुल हार्ट ऑफ एशिया में पड़ता है अफगानिस्तान। तो कनेक्टिविटी के लिए अफगानिस्तान जरूरी है हर कंट्री के लिए, इवन इंडिया। उज्बेकिस्तान ने तालिबान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को अपने यहाँ पे बुलाया, पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनको इज्जत दी, वेलकम किया और ट्रेड, ट्रांजिट और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन को डिस्कस किया। रशिया, ईरान ने अभी तक अपनी एम्बेसी मेंटेन कर रखी है काबुल के अंदर और ट्रोयका प्लस बनाए, US, चाइना, रशिया, पाकिस्तान का एक ग्रुप बनाए जो कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ एंगेज कर रहा है। इसी हफ्ते इस्लामाबाद में मीटिंग है। तो ये जो कंट्रीज है ना, ये बड़े लेवल पे, एक कंसीडरेबल लेवल पे, कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे तालिबान के साथ एंगेज करी, जबकि इंडिया ने तालिबान के ऑफिशियल के साथ सिर्फ बातचीत करी, अफगान के साथ सॉलिडारिटी दिखाई है, बट प्रैक्टिकल लेवल पे ज्यादा एंगेज नहीं कर रहे हैं हम लोग। ना ही अफगानिस्तान से कोई वीजा प्रोसेस हो रहा है, ना ही अफगानिस्तान को किसी प्रकार का हमने मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन किया है। जो थोड़े बहुत वीट शिपमेंट्स हम भेजना चाहते थे पाकिस्तान के थ्रू, वो पाकिस्तान ने भेजने से मना कर दिया, समुद्र के थ्रू हमने भेजे नहीं है। तो एक्चुअली में हम तालिबान के साथ सीधे सीधे कैसे एंगेज कर रहे हैं इसके ऊपर इंडिया की कोई पॉलिसी नहीं है और ये हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। इसीलिए इस आर्टिकल का जो टाइटल है वो है आपका अनडिफाइंड रोल। अनडिफाइंड रोल क्यों? क्योंकि हमने डिफाइन नहीं कर रखा है कि हम कैसे इंगेज कर रहे हैं तालिबान के साथ। ये डिफाइन करना जरूरी है, ऐसा इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, सीजन ऑफ फ्लड्स। भाई तमिलनाडु के हालात बहुत खराब है। जो हैवी स्पेल आई है चेन्नई में, इसके बारे में हमको पता ही है। कोस्टल मेट्रोपोलिस है, फ्लैट टेरेन है और फ्लड्स के प्रति इनकी क्या वल्नरेबिलिटी है वो इस बार पता चल गया। सबसे पहला आश्चर्य तो तब हुआ जब संडे की सुबह सुबह सैटरडे की शाम को भयंकर बारिश हुई 21 सेंटीमीटर की। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। ओके, आप कह सकते हो कि सरकार पहले से थोड़ी प्रिपेयर्ड थी। स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, वाटरवेज जो कि लगभग 700 किलोमीटर के थे, इनको पहले से तैयार करके रखा गया था, लेकिन फिर भी इनंडेशन की प्रॉब्लम तो यहाँ पे आई है। 2015 के जो दिसंबर फ्लड्स आए थे चेन्नई की, उनकी यादें यहाँ पे आ गई। जो पूजल रिजर्वायर है और भी एक जो रिजर्वायर है चेन्नई में, जब उनमें से पानी छोड़ना पड़ा तब फ्लड्स के डर यहाँ पे लोगों के सर पे मंडराने लगे। तो जो 7 नवंबर को हुआ संडे की सुबह सुबह, वो कम नहीं था कि उसके बाद फिर से थर्सडे को बारिश देखने को मिली है। एक लो डिप्रेशन आया बे ऑफ बंगाल में जो कि चेन्नई के पास से कोस्ट से क्रॉस हुआ और तंबरम और रेड हिल्स में 22 सेंटीमीटर की बारिश हमको देखने को मिली है। नागपट्टनम में बहुत बारिश देखने को मिली है, एक ही दिन में 31 सेंटीमीटर की बारिश है। और इस बारिश प्रॉब्लम नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया है,
प्रॉब्लम है ड्रेनेज। चाहे चेन्नई हो चाहे नागापट्टनम हो, बड़े अर्बन सेटिंग्स में ड्रेनेज कम हो रहा है, ओपन जगहें कम हो रही, पानी के पास निकलने की जगहें नहीं है, सीवर लाइंस पुराने हैं, ड्रेन्स पुराने हैं, सीवर नेटवर्क्स पुराने हैं, उतने मैसिव स्केल पे वो पानी को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। फिर कहीं अगर किसी सीवर में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, क्योंकि पानी के साथ गंदगी भी बह रही है, अब वो गंदगी जाके किसी नाले में फंस गई तो पानी का ब्लॉकेज हो गया, तो पानी बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, तो ओवरऑल एक बड़ी मेस सी हो गई है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वाटरवेज नहीं चेन्नई के अंदर, चेन्नई के अंदर कूम, अदियार नदियां हैं, तो ये कूम, अदियार नदियां बकिंगम पेनाल ये अच्छा खासा पानी अपने अंदर सोख सकती हैं, फ्लड के इम्पैक्ट को कम कर सकती हैं, बहुत सारी लोकेलिटीज को इनंडेशन और फ्लड से बचा सकती हैं, पानी भरने से बचा सकती हैं, लेकिन इसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है। और मैनेजमेंट में जो भी आपके चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन साहब और जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो ग्राउंड लेवल पे इन्वॉल्व हैं, काम कर रहे हैं, बट हालात बहुत ज्यादा खराब है। तो आगे आने वाले समय में ओवरऑल इन सारे सिस्टम्स को, चाहे वो सीवरेज सिस्टम हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, प्रॉपर तरीके से इनको इवॉल्व करने की जरूरत है, ताकि जब इस प्रकार की सिचुएशन हमारे सामने आए हम उसको टैकल कर लें। हालांकि चेन्नई में लोगों को अब इस बात का आइडिया लग गया, सरकार को इस बात का आइडिया लग गया कि कुछ बहुत मेजर स्केल पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर साल होता है। अगले साल ही बारिश आएगी, उसके अगले साल ही बारिश आएगी, तो देयर इज अ नीड फॉर परमानेंट सॉल्यूशन। और ये सिर्फ तमिलनाडु के लिए एप्लीकेबल नहीं है, चाहे केरला हो, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, हर चीज के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि बारिश के समय पे इन स्टेट्स की हालत अक्सर खराब हो जाती है। नेक्स्ट एक आर्टिकल है, अ टैक्स बर्डन दैट अटैक्स द फेडरल राइट ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे एक पॉइंट के बेसिस पे के.एन. बालागोपाल साहब बीजेपी की सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं बस वो पर्टिकुलर पॉइंट आपको बता रहा हूँ। इनका ये बोलना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की पेट्रोल पे और डीजल के ऊपर दीपावली पे। पेट्रोल के ऊपर 5 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम हुई और डीजल के ऊपर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम हुई। और जब ये एक्साइज ड्यूटी कम हुई तो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स अपोजिशन के स्टेट्स के ऊपर प्रेशर डालने लगे कि तुम भी एक्साइज ड्यूटी कम करो। इसको यहाँ पे हाइपोक्रेसी बोल रहे हैं के.एन. बालागोपाल साहब। के.एन. बालागोपाल साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे केंद्र की सरकार हाइपोक्रेसी कर रही है, क्योंकि केंद्र की सरकार बहुत लंबे समय से पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर 31 रुपए और 33 रुपए के इलीगल सेस ले रही थी। अब ये क्या लॉजिक है, इस लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये बात आपको पता है कि जो बेसिक टैक्स होता है वो बेसिक टैक्स केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के बीच में बांटा जाता है, बट जो एडिशनल ड्यूटीज होती हैं, जो सेस होता है, जो सरचार्ज होता है, वो पूरा का पूरा केंद्र की सरकार के पास रहता है, उसको राज्य की सरकार के साथ शेयर नहीं किया जाता है। और यहाँ पे आर्टिकल 371 का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है सरकार ने। आर्टिकल 371 क्या बोलता है? Notwithstanding anything in Articles 269 and 270, Parliament at any time increase any of the duties or taxes referred to in those articles except the goods and services tax 246 by a surcharge for the purpose of union. And whole proceeds of any such surcharge will form part of consolidated fund of India. मतलब आर्टिकल 271 सरचार्ज और सेस लगाने की ताकत देता है केंद्र की सरकार को, और इस ताकत का बहुत गलत प्रयाग से प्रयोग किया है केंद्र की सरकार ने, ऐसा यहाँ पे के.एन. बालागोपाल साहब कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। भारत की सरकार को, यूनियन गवर्नमेंट को 2020-21 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर 3.72 लाख करोड़ का टोटल रेवेन्यू आया। ये किसने बताया? ये डाटा बताता है पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल का। अब इस 3.72 लाख करोड़ में से जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी थी वो 18,000 करोड़ थी, और बाकी जो 2.3 लाख करोड़ है ये सेस है, और जो 1.2 लाख करोड़ है वो स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है। अब ये जो 2.3 लाख करोड़ सेस और 1.2 लाख करोड़ स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, ये पूरा का पूरा केंद्र की सरकार के पास रहेगा, इसको राज्यों के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये जो 18,000 रुपए कलेक्ट किया गया है एज बेसिक एक्साइज ड्यूटी, इसका 41% राज्य की सरकारों के पास जाएगा। मतलब 3.72 लाख करोड़ में से केवल 5% यानी लगभग 4.8% बेसिक एक्साइज ड्यूटी है जिसका डिवीजन होता है। बाकी पूरा का पूरा पैसा केंद्र की सरकार ने पूरा अपने पास रख लिया है, उसको राज्य की सरकारों के साथ शेयर नहीं किया गया है। तो इतना पैसा पहले केंद्र की सरकार ने अपने पास रखा,
राज्य की सरकारों के साथ शेयर नहीं किया। अब दीपावली के मौके पे पेट्रोल के दाम घटा दिए हैं, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप पेट्रोल के दाम घटा के पॉलिटिक्स कर रहे हो कि अपोजिशन वाले स्टेट पेट्रोल के दाम कम नहीं कर रहे हैं। ये हाइपोक्रेसी, ऐसा यहाँ पे के एन वेणुगोपाल साहब कह रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल ये सब चीजें हैं यहाँ पे। प्लस यहाँ पे और भी बातें बताई गई कि स्टेट्स के राइट किस प्रकार से बीजेपी ने तोड़े हैं, कैसे बीजेपी ने केवल 3 चीजों के ऊपर राज्य की सरकारों को अधिकार दे रखा है टैक्स लगाने का। एक उसमें पेट्रोलियम है, एक उसमें अल्कोहल है। बाकी जो फैक्ट्स हैं वो बहुत पॉलिटिकल लग रहे हैं, जैसे कॉर्पोरेट हाईवेज को यहाँ पे 8.75 लाख करोड़ का टैक्स वेवर दिया गया है, सस्ते में उनको लोन बांटे गए हैं। तो और राज्य की सरकार केवल पेट्रोल डीजल लिक्वर पे टैक्स लगा सकती है, तो बाकी चीजों पे टैक्स लगाने की ताकत राज्य की सरकारों से छीनी गई है। टैक्स को केंद्र की सरकार इस प्रकार से लगा रही है कि सारा का पैसा केंद्र की सरकार रख रही है, राज्य की सरकारों को कुछ दे नहीं रही है। तो इस प्रकार के कुछ इल्जाम यहाँ पे किसके द्वारा, आपका तमिलनाडु के केरला के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा केंद्र की सरकार के ऊपर लगाया जा रहा है। मैंने आपके साथ ये आर्टिकल क्यों डिस्कस किया है, क्योंकि मैं ओवरऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो रेवेन्यू का ब्रेकअप था वो आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इतना ही आज के डिस्कशन में। मैं स्पेसिफिक पॉइंट्स और टू द क्रक्स पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, वो मैंने कर लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीज़ों का लिंक नीचे दे रखा है, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के जरूर हेल्प करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड